Hello students, welcome again to my channel NSP Maths. In previous video, we have discussed the chapter matrices. अब हम लोग आ गए हैं नए चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स जो चैप्टर है ये पूरी तरह से मैट्रिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। मीन्स ऐसा बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। मैट्रिक्स के ही एक प्रॉपर्टी को हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक से या बोले इस वाले चैप्टर से बोर्ड में 6 मार्क्स या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही केयरफुली देखना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स से कैसे रिलेटेड है। पहले इसको देखेंगे, फिर हम डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज डिटर्मिनेंट्स एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू मैट्रिसेस। देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन को, जैसे ये ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, इसको ऐसा लिख सकते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और दूसरा a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशन है। क्या इसको हम मैट्रिसेस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? आप बोलोगे यस। मैं इसको करके दिखाता हूं। a1 a2 b1 b2, ठीक है, और फिर ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट में एक्स वाई के साथ। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमें ये लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। ठीक है, और जब इसको इक्वेट करेंगे इस वाले मैट्रिक्स के साथ में तो हमें पूरा इक्वेशन मिल जाएगा। मीन्स कि हम इस लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस लीनियर इक्वेशन को आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी गिवन लीनियर इक्वेशन है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है? जब ये कंडीशन फुलफिल होता है, और इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है तो आप बोलेंगे कि हाँ, इस इक्वेशन का हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए इस इक्वेशन को हमने एक्सप्रेस किया इस फॉर्म में, मतलब ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके, सॉल्व होने के लिए और एक यूनिक सॉल्यूशन मिलने के लिए हमें ये कंडीशन फुलफिल करना होगा। और ये जो टर्म है वो आपको कहाँ से ज़्यादा दिख रहा है? इसमें ये भी तो है नहीं, इसमें ये भी तो है नहीं। मीन्स इस वाले मैट्रिसेस से फुली ये रिलेटेड टर्म है। मीन्स इस वाले मैट्रिक्स से हमें ये टर्म मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये जो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है, इसी को हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, अगर हम इसको ए कंसीडर करें, ठीक है, ये यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऐसे बोल देते हैं यहाँ पे। तो इसको ए कंसीडर करें तो इसका जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का वो किसके इक्वल है? a1 b2 माइनस a2 b1। ये डिटर्मिनेंट को एक्सप्रेस करने का साइन है, इसको मॉड मत समझना। ठीक है, ये तो हुआ कि आपका प्री कॉन्सेप्ट हो गया। मीन्स कि डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या होता है मैंने आपको एक्सप्रेस करके दिखाया। क्या यहां से आपने फाइंड आउट किया कि एवरी मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर नंबर, अ पर्टिकुलर यूनिक नंबर। ठीक है, विच इज कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी को अपने इस चैप्टर में डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं व्हाट इज डिटर्मिनेंट। आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं। हमने एक m ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है, या बोले ऐसे n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया है। ठीक है,
और हमने क्या किया, एक फंक्शन डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया कि हमारे पास एक फंक्शन है f, ठीक है, जो m to k डिफाइंड है। m क्या है, वेयर m इज द सेट ऑफ मैट्रिसेस, सेट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, एंड k इज एनी नंबर, रियल और आप कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक मैट्रिक्स है A, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और FA की वैल्यू k के इक्वल आ रही है, बात समझ रहे हो, हमने एक मैट्रिक्स A लिया है, उसको हमने इस फंक्शन के अंदर पुट किया। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस सेट के अंदर ही होगा, और जो हमने फंक्शन डिफाइन किया उसमें हमने A को पुट किया है। हमें एक वैल्यू मिल रही है k, वेयर ऐसा बोल सकते हैं k बिलोंग टू कैप्स के, कैपिटल के, ठीक है, एंड A बिलोंग्स टू M है। कि हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स से हमने A सेलेक्ट किया तो हमें एक नंबर k मिला है, ठीक है। तो दिस FA इज इक्वल टू k, मीन्स दिस FA, दिस फंक्शन विच कन्वर्ट अ मैट्रिक्स इनटू अ नंबर, ठीक है। तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A। हमने A को लिया यहाँ पे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ स्पेशली, नहीं तो ये डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है सभी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इसको हम बोलेंगे, क्योंकि अगर हम इस फंक्शन के अंदर किसी मैट्रिक्स को पुट करते हैं तो हमें एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, जो कि कोई रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है। डिटरमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको इस साइन के अंदर रखते हैं। पहले इसको मॉडुलस बोलते थे, यहां पर आपको मॉडुलस नहीं समझना है, यहां पर समझना है कि ये डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको हम डेट ए भी लिखते हैं, ठीक है। कोई भी एक मैट्रिक्स है, सपोज करो कि A इक्वल टू, हमने सेकेंड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिया 1 2 3 5 सपोज करो, तो इसका डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट ऑफ A या डेट A कैसे लिखा जाएगा, इसको हम इसी तरह से जो मोड का साइन है एक्चुअल में, तो उसी साइन के अंदर हम इसको नोट लिख देंगे 1 2 3 5। तो यहाँ पर ये जो साइन था, ये स्क्वायर ब्रैकेट था बना हुआ था, तो यहाँ पर इसको हम मैट्रिक्स पढ़ते थे, बट यहाँ पर क्या है, ये डिटरमिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यहाँ दो चीजें और ख्याल रखने की है कि एक तो कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है। डिटरमिनेंट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है कि आपको इस साइन को यहां पे डिटरमिनेंट का साइन समझना है, मॉडुलस नहीं समझना है। ये दो चीजें अपने माइंड में रखनी है कि अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसी का हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट नहीं हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो आप इस वाले जो भी मैंने अभी एक्सप्रेस किया है इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो हमने देखा अभी कि डिटरमिनेंट्स का डिफिनेशन क्या है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज डिटरमिनेंट, व्हाट इज डिटरमिनेंट। तो एवरी मैट्रिक्स हैज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज कॉल्ड डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि किसी भी गिवन मैट्रिक्स से जो एसोसिएटेड वैल्यू है जिसको हम डिटरमिनेंट बोल रहे हैं उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो अलग अलग हम ऑर्डर के मैट्रिक्स यहाँ कंसीडर करेंगे और फिर हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। एक फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं A इक्वल टू AIJ 1 क्रॉस 1। तो इसमें क्या ले सकते हैं, एक हमने कंसीडर के लिए सपोज करो A इक्वल टू सॉरी कैपिटल से यहाँ पर होगा,
तो A इक्वल टू आपने सिर्फ इसमें एक ही एलिमेंट होगा, तो ये एक मैट्रिक्स है। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A वो सिंपली इसके जो एलिमेंट है, जो एंट्री है, उसी के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम ऐसे फाइंड आउट कर लेते हैं, मीन्स जो उसमें एलिमेंट होता है उसको लिख लेंगे, वही उसकी डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर आपका कोई मैट्रिक्स है, अनदर मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डिटर्मिनेंट ऑफ A, ठीक है, तो हमने एक जनरल मैट्रिक्स लिया जिसका डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं यहाँ पर A11 A12 A21 A22। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने लिया। इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये किसके इक्वल होती है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो हमने रिजल्ट अभी देखा था, ठीक वही रिजल्ट यहाँ इम्प्लाई कर रहा है। देखो जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, A11 A22 माइनस A21 A12, तो दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ A। जो मैंने वैल्यू थोड़ी देर पहले लिखी थी आपको यहाँ एक्सप्लेन करते वक्त, वही वैल्यू है। ठीक है, वहाँ भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होकर के आया था। वहाँ हमने देखा था कि यूनिकनेस के लिए जो रिजल्ट रिक्वायर्ड होता है वही रिजल्ट यहाँ पे हमें दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो किसी थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है, तो मैट्रिक्स है A इक्वल टू, सिंपल छोटे में लिखते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ये थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट हम निकालने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम सेकेंड ऑर्डर का जो रिजल्ट है इसी का यूज करेंगे यहाँ पे, जो हमने यहाँ प्रीवियस में पहले देखा था। ठीक है, तो कैसे करते हैं? इसके लिए प्रोसेस क्या होता है? तो देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू, इसमें क्या करना है कि किसी भी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 3 रो ऐसे बन रहे हैं, 3 कॉलम है। हमने सपोज करो फर्स्ट रो को सिलेक्ट किया, मतलब हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें एक्सपैंड करना आ गया तो हम वैल्यू लिख लेंगे। तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं। तो एक्सपैंड कैसे करते हैं वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि उस रो को जिसके अलोंग हम चल रहे हैं, हमने R1 को कंसीडर किया है, तो R1 में कोई फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं हम, A11 है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 रेज टू पावर I प्लस J और फिर 11, और फिर क्या करना है हमें कि जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट लाई करता है उस वाले कॉलम और रो को डिलीट कर देना है, फिर जो बचेगा उस डिटर्मिनेंट को हमें लेना है। तो क्या मिल रहा है हमें, A22 A32 A23 और A33। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे फिर दूसरा वाला एलिमेंट सेलेक्ट करना है, वही चीज -1 रेज टू पावर I प्लस J, ये साइन होगा इस एलिमेंट का, और A12, और फिर अगेन आप जिस रो और कॉलम में आपका ये एलिमेंट लाई करता है, इस कॉलम के अंदर है और इस रो के अंदर है, तो बचेगा क्या, A21 A33, इधर बचेगा A21 A23 A31 A33। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले एलिमेंट को कंसिडर करते हैं, -1 रेज टू पावर I प्लस J A13। देखिए इसमें कौन सा डिटर्मिनेंट बन रहा है, तो इस वाले रो और इस कॉलम को
डिलीट कर दिया हमने, बचा हमारे पास A21 A31 A22 A32। ठीक है, अब हम डिटरमिनेंट लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब देखो i और j की वैल्यू, i कितना है 1, j कितना है 1, यहाँ से देख सकते हैं। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो i इक्वल टू 1 होगा, j इक्वल टू 1 होगा। तो ये क्या बनेगा E1 -1 का पावर E1, तो क्या होगा E1, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ A11। ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करना आपको आता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, और बीच में माइनस का साइन होता है। तो लिख रहा हूँ A22 इंटू A33 माइनस A32 माइनस इंटू A23, इसका इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका इसका मल्टीप्लाई, यही लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर क्या आएगा, साइन निगेटिव आएगा। क्यों आएगा, 1 + 2 कितना होगा 3, ऑड नेगेटिव, तो यहाँ माइनस का साइन लिखेंगे, माइनस A12। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कितना आएगा, A21 A33 माइनस A31 A23, कोई डाउट नहीं हुआ आई थिंक। ठीक है, अब चलते हैं इस वाले को, जो लास्ट बचा हुआ है टर्म में हमारे पास। यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का आएगा, तो प्लस A13। अब ये कितना आएगा सिंप्लीफाई करके, A21 A32 माइनस A31 A22। ठीक है, तो इस तरह से जो हमें वैल्यू मिली, फाइनली जब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। मीन्स हमने जो ये निकाला है ये क्या है, डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन। तो आपको किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होगा तो आप क्या करेंगे, इसी वे में एक्सपेंड करेंगे। आपको ये बार बार ये टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो स्टार्टिंग में आपको सीखने के लिए बताया गया है। मीन्स हो कैसे रहा है, तो इस मेथड से हो रहा है, लेकिन आपको जब करना होगा तो फटाफट आपने इसको सिलेक्ट किया, इन दोनों को डिलीट किया और ये माइनस करके लिख लिया सीधा ही, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपने यहाँ सीखा कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का अगर कोई मैट्रिसेस है और उसका डिटर्मिनेंट लिखना है, एक्सपेंड करना है डिटर्मिनेंट को, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ हमने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको यहाँ सीखने को मिलेगा कि हम एक्सपेंड कॉलम के अगेंस्ट कैसे करेंगे, या किसी अनदर रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कैसे करेंगे। ठीक है, अभी आपने एक्सपेंशन सीखा था कि थर्ड ऑर्डर का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, उसी का थोड़ा यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, हम सिलेक्ट करते हैं एक्सपेंडिंग along C1। कैसे एक्सपेंड करेंगे देखिए, तो आपने फर्स्ट एलिमेंट को पहले सिलेक्ट करते हैं, इस C1 का 0 है, साइन क्या होगा, पॉजिटिव, आपको पता है। अब चलिए, अब क्या करना होता है कि जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट है उसको डिलीट कीजिए, तो कितना आएगा 0 माइनस साइन अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, तो प्लस का यहाँ माइनस का साइन आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर बीटा, कुछ इस तरह का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर आपने माइनस का साइन अल्फा चूज किया, इसका साइन क्या होगा पहले देखो, ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, तो 2 + 1 कितना आएगा 3, तो नेगेटिव साइन होगा इसका, और पहले से नेगेटिव साइन तो क्या हो गया, प्लस हो गया, तो साइन अल्फा। ठीक है, अब जिसमें ये है, जिस रो या कॉलम में, उसको डिलीट करते हैं, इस कॉलम को और इस वाले बीच वाले रो को, इसको डिलीट करें तो क्या बचेगा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, साइन बीटा ये, तो इसका मल्टीप्लाई के साथ होगा तो क्या होगा 0, और इसका मल्टीप्लाई के साथ होगा तो क्या आएगा, प्लस का साइन, माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा, बिकॉज आप देख रहे हो कि ये दोनों तो मिलकर प्लस हो जाएंगे और पहले से माइनस होता है, तो माइनस साइन बीटा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, लेते हैं एलिमेंट कौन सा, कॉस अल्फा। साइन क्या होगा, पॉजिटिव, आपको पता है क्यों होगा, 1 + 3 4। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस वाले
कॉलम को क्लोज करना है, इस वाले रो क्लोज करना है, ठीक है। तो अब बचेगा आपका ये, तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और फिर यहाँ पे कितना आएगा, इसके साथ तो इसका क्या आएगा, 0 आएगा, -0। बात समझ में आ गई। आगे मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, देखिए माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा, ये आ गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया, 0, टोटल जा गया 0। तो आपने इवेलुएट कर लिया, डेल्टा की वैल्यू 0। तो आपने देखा कि कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कैसे करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर भी वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो आप करने जाओगे तो क्या करोगे, आप किसी रो या कॉलम को सिलेक्ट करोगे। आप बताओ हमें कौन सा रो या कॉलम सेलेक्ट करना चाहिए। तो आपका जवाब होगा कि हमें R2 सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि R2 में 2 एलिमेंट तो 0 हैं। तो हमें बहुत आसानी से, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। तो आप लिखो, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, देखो कितना सिंपल हो गया ये, कि आपने सिर्फ को इसको सिलेक्ट करना है, इन दोनों के अलोंग चलना ही नहीं है। तो हमने अगर R2 सेलेक्ट किया है तो यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग, आपको ये मेंशन करना चाहिए अलोंग R2, ठीक है। तो 3 को लिया हमने, ठीक है, ये इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। और 3 को लिया तो 3 का साइन क्या होगा, नेगेटिव, पता है आपको, क्योंकि फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो है, सेकंड रो है, तो 1 + 2 3 नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब 3 को नोट करेंगे यहाँ पे। इसके बाद जिस रो और कॉलम में ये है, इसको हमें बंद करना है, डिलीट करना है। डिलीट कर दिया हमने, तो क्या बचा, 5 1 जा 5, 6 2 जा 2, तो 5 - 12 कितना आ गया, -3 × -7 प्लस कितना आ गया, प्लस का 21। तो देखा आपने कि आपको दूसरे किसी भी एलिमेंट के अलावा आगे हमें एक्सप्रेस नहीं करना पड़ा, लिखना नहीं पड़ा। तो आप जब भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आप इसका ख्याल रखेंगे कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 जो उसको हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।